हेलो दोस्तों। तो अगर आपको साइंस का चैप्टर 2 अध्याय सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु समझ में नहीं आ रहा है का जहाँ से आप पढ़कर अभी आ रहे हो, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए ही है, क्योंकि जिनको भी समझ में नहीं आता है वो इस चैनल पर आते हैं और बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और फिर चले जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो तो देखते हैं, समझ भी आ जाता है, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते और हमारा चैनल जो है मैग्नेट बिंग, उसको आप सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। तो सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु आपका जो चैप्टर है वो शुरू करने वाला हूँ मैं थोड़ी देर में, जब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है, उस पर आते हैं। अब दोस्तों, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव, कुछ सूक्ष्म जीव जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, नंगी आँखों से हम अपने नहीं देख सकते, उनको सूक्ष्म जीव कहते हैं, जो मित्र भी होते हैं हमारे और शत्रु भी होते हैं। तो आप कहेंगे मित्र कैसे होते हैं? तो इस अध्याय में पूरा हमारे लिए बताया गया है कि कैसे ये मित्र हैं और कैसे ये शत्रु हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधे एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं ना? आपने तो देखा होगा बहुत सारे चीज सजीव, उनके जंतुओं सहित, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते, उन्हीं को सूक्ष्म जीव कहा जाता है। देख सकते दोस्तों, यहाँ पर वही दिया गया है जिसे जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते, इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। दोस्तों सूक्ष्म जीव तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है। क्यों सड़ने लगती है? तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। क्या हो जाती है? इसकी जो सतह होती है, ऊपरी सतह, वो सफ़ेद और काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए और आप इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचना दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? काले रंग की सूक्ष्म संरचना आपको दिखाई देगी। क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या है? क्या है ये संरचनाएं? यह कहाँ से आई हैं और ये कहाँ से आई हैं? तो चलिए समझते हैं कि ये कहाँ से आई हैं और क्यों आई हैं। तो चलिए समझते हैं। बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। फिर आप क्या करिए? इसमें जल डाल दीजिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण करें। आप क्या देखते हैं? क्रियाकलाप 2.1 देखेंगे दोस्तों। इससे हमें पूरा समझ में आ जाए कि हमने क्या देखा। एक तालाब पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका परीक्षण कीजिए। जो सूक्ष्मदर्शी मतलब क्या होता है? जिससे हम सूक्ष्म जीव को देखते हैं, उसको, जिस यंत्र से हम सूक्ष्म जीव को देखते हैं उसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं। तो आप फिर देखिए सूक्ष्मदर्शी से फिर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? फिर आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। तो इस परीक्षण करने के बाद दोस्तों
इन परीक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं? सूक्ष्म जीव बहुत सारे उपस्थित रहते हैं, छोटे छोटे, और आप पी भी जाते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। दोस्तों, सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल भी होते हैं। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 से 2.4 में दर्शाए गए हैं। तो हम देखेंगे एक एक करके। दोस्तों, विषाणु क्या होते हैं? वायरस। विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीव से भिन्न हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो वायरस है ना, विषाणु, ये सिर्फ मनुष्य के ही शरीर में ये जाता है अंदर, और फिर मनुष्य को क्या कर देता है? बीमार कर देता है। सिर्फ विषाणु मनुष्य के ही अंदर जाएगा, और बाकी जितने हैं जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? हमें जो सर्दी होता है वो किसके द्वारा होता है? इसी विषाणु के द्वारा। और खांसी हमारे लिए विषाणु के द्वारा होता है, विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड और क्षय रोग यानी टीबी जिसको कहते हैं, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव के विषय में हमने कब पढ़ा था? क्लास 6 और 7 में पढ़ चुका है दोस्तों, पहला पन्ना। यहाँ पर कुछ विषाणुओं का चित्र भी बनाया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है विषाणु। यहाँ पर देख सकते हैं 2.5 चित्र में विषाणु ये सब हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? अब हमारा टॉपिक है कि सूक्ष्म जीव आखिर रहते कहाँ हैं। दोस्तों, सूक्ष्म जीव वहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिका हो सकते हैं। दोस्तों, सूक्ष्म जीव एक कोशिका के ही नहीं कह सकते के बने होते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। यह बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहे हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। किसमें भी पाए जाते हैं? मरुस्थल, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान है, वहाँ भी ये होते हैं, और दलदल के अंदर भी होते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, और कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो दूसरे सजीवों पर भी आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकते हैं, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। कवक और जीवाणु किस में रहता है? सूक्ष्म समूह में रहते हैं। सूक्ष्म जीव और
हम कैसे सूक्ष्म जीव के पास रहते हैं ये भी दिखाया गया है। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक हैं। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। अब विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे तो इधर आते हैं हम लोग दोस्तों। मित्रवत सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है और जो वाइन होता है, शराब, वो भी सूक्ष्म जीव की मदद से बनता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण करें, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। दही एवं ब्रेड का बनना। कैसे दही और ब्रेड बनते हैं जानते हैं। आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। हमने तो पढ़ा ही है कि जीवाणु किसमें दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं, मगर ये होता कैसे है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हमने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही बनाने में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है? दूध को दही बना देता है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु, वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक हैं, जैसे सूजी, जिसे रवा भी बोलते हैं, पता नहीं यहाँ का लिखा है, हमने तो सूजी पढ़ा है। इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। क्रियाकलाप 2.3 देखते हैं दोस्तों। एक बर्तन में 1/2 किलोग्राम आटा अथवा मैदा लीजिए। उनमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिला दीजिए। अब देखते हैं दूसरा पेज भी कंप्लीट हो चुका। अब तीसरा पेज देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर दिया हुआ फिर क्या होगा। इसमें थोड़ी मात्रा 1 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर फिर गूँथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं? क्या आपने गूँथे हुए मैदे को उठा हुआ यानी फूला हुआ पाया या नहीं पाया? यीस्ट पाउडर के साथ मैदा, खमीर द्वारा उठी हुई मैदा देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। 2 चित्र हैं, चित्र 2.6 है ये। अब देखते हैं नीचे। यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। चित्र 2.6 में
यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है। यीस्ट के उपयोग का आधार है जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। वाणिज्यिक उपयोग मतलब अच्छे से बहुत ज़्यादा उपयोग सूक्ष्म जीवों का। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शराब किससे बनता है? सूक्ष्म जीव से बनता है। अल्कोहल मतलब जो सैनिटाइजर, उसको अल्कोहल कहते हैं दोस्तों। और एसिटिक एसिड ये भी आते हैं इसी सूक्ष्म जीव के ही निर्माण है। दोस्तों, क्रियाकलाप 2.4 अब देखते हैं। आप क्या करिए, 500 मिलीलीटर का बीकर लेकर इसमें 3/4 भाग तक जल भरिए। इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी घोलिए। इसमें 1/2 चम्मच यीस्ट पाउडर डालिए। इसे 4 से 5 घंटों के लिए उष्ण स्थान पर ढककर रखिए। अब विलयन को सूंघ कर देखिए। फिर क्या बोल रहा है, अब सूंघ कर देखिए तो क्या होगा। यह गंध अल्कोहल की है जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन कहलाता है। इसकी खोज किसने की? लुईस पाश्चर। किण्वन की खोज 1857 में की। क्या किया? 1857 में लुईस पाश्चर ने किण्वन का खोज किया, यानी फर्मेंटेशन मेथड का क्या किया? खोज किया लुईस पाश्चर ने। यही है लुईस पाश्चर। दोस्तों, आप देख सकते हैं सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। कैसे सूक्ष्म जीव के औषधि बनते हैं यहाँ पर दर्शाया गया। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। ये बीमार पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन जैसे वैक्सीन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाया जाता है। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तश्तरी पर हरे रंग की फफूंद की छोटी बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी 1929 ईस्वी में। सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में। कंप्लीट हो चुका। अब चौथा पेज देखते हैं। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में
सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। क्या करना है? संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाएं लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। अब क्या देखेंगे? वैक्सीन यानी टीका पढ़ेंगे। दोस्तों, पहेली क्या कह रही है? शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है, जानते हैं। चलिए, जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, क्या करते हैं? हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। एडवर्ड जेनर ने रोचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की। किसने की थी? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने कब किया? 1798 ईस्वी में किया था। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से सुरक्षा करने के लिए टीके दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यकता टीके निकट के अस्पताल में भी उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविज़न एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन प्लस पोलियो देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका है। क्या है? वैक्सीन है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हमने पढ़ लिया।
चौथा पन्ना भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 5वें पन्ने के ऊपर। यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरियो एक नीले हरे शैवाल का चित्र बनाया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो। एक चित्र ये है और एक चित्र ये है। ये कैसा रंग का है? हरा रंग का है। हरा रंग का ये है और ये काले रंग का है। यहाँ पे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कारक साइनोबैक्टीरिया है। पर्यावरण का शुद्धिकरण कैसे करते हैं? हमने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहली बूझो और दूसरी विद्यार्थी ने घरों व बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया। पहेली और बूझो जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हो सकता है? क्या है? एक विद्यालय के क्या है? माली को देखा एक विद्यालय के 2 छात्रों ने। एक का नाम था बूझो और एक का नाम था पहेली। तो दोनों ने फिर यह जानने की इच्छा की कि यह कैसे खाद में बदल गया। तो चलिए देखते हैं कैसे खाद में बदल गया। क्रियाकलाप 2.5 को देखते हैं। 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए एवं बी चिन्हित करिए। एक गमले में पौधों का कचरा भर दीजिए तथा दूसरे गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलों तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि पर भर दीजिए। उन्हें एक और रख दीजिए। 3 से 4 हफ्ते बाद उनका परीक्षण करिए। फिर क्या होगा देखते हैं। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ, तो क्या अंतर परिलक्षित होता है? आप देखेंगे कि गमला ए के पादप अवशिष्ट का अपघटन हो गया है। यह कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलों एवं खिलौनों के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ? सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीव को सड़ते हुए पादप व कभी-कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्मजीव मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शुद्धिकरण कर सकते हैं। हानिकारक सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीव को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े
एवं चमड़े की वस्तुओं का संदूषित कर देते हैं। आइए अब हम छठा पेज नंबर पढ़ेंगे। कारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। काजी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर दीजिए।